हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर आटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की कल चर्चा कर रहे थे हम। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, तो वैद्युत क्षेत्र में हमने पाया कि ये कोई मेरे पास चार्ज है, इस चार्ज आवेश का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर क्या हो, बल का अनुभव हो, फोर्स का अनुभव हो, तो उसे ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही हमने कल बात की थी कि ये अपने पास में कोई चार्ज है, इस चार्ज से अपने पास में इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इधर भी, नीचे भी और ऊपर भी त्रिविमीय क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे। यदि वह आवेश समान होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, वह आवेश विपरीत होगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी वैद्युत क्षेत्र के बारे में। फिर बात की थी हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, क्योंकि कोई भी अपने पास में चार्ज जो हो वह चार्ज क्या करता है, वैद्युत बल रेखाएं अपने पास में जनरेट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी जिन्हें कहते हैं, यह जनरेट करता है। चारों तरफ अपना फोर्स रखता है, जहाँ क्षेत्र होता है वहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। जब यह धनात्मक आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्या होती हैं, निकल रही होती हैं। जब यह आवेश ऋणात्मक होता है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही होती हैं, प्रवेश कर रही होती हैं। ये बातें हमने कल की। फिर इनके बाद में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ा। बहुत सिंपल इनके गुण थे। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं। निकलते समय, प्रवेश करते समय पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये एक खुला वक्र बनाती हैं, हमने कल चर्चा की थी इनके बारे में, आपको बताएं। फिर इसके बाद में दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटनान बिंदु पर दो दिशाओं की आवश्यकता होती है, जो कि असंभव है। ये बातें कर ली थी कल। अब बढ़ते हैं आगे। आज की बात हम करना चाहेंगे, आज के लिए यदि कहा जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की यदि बात करते, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि बात करें तो यहाँ पे कोई मैंने एक बिंदु आवेश लिया, अर्थात एक बिंदु आवेश, टेस्ट चार्ज जिसे कहते हैं, मैंने लिया कोई बिंदु आवेश लिया, ये वाला अपने पास में बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। कल हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि सदिश राशि है। तो इसके क्षेत्र में मैंने क्या ले लिया, कोई परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज लिया है, क्यू नोट लिया है, जो कितनी दूरी पे, r दूरी के ऊपर रखा गया है। चलो मैंने इसको कोई बिंदु दे दिया a, इसको मैंने बिंदु दे दिया b। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या लिया है कि परीक्षण आवेश क्यू नोट लिया है। इसके हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चौं तरफ अपने पास में इसकी तीव्रता वही जनरेट होने वाली है, कहीं भी ले सकते हैं परीक्षण आवेश। तो देखिएगा, चूंकि E बराबर होता है F अपॉन में क्यू नोट। E क्या है, वेक्टर, फोर्स भी क्या है, वेक्टर। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मैं भी लिखूँ तो इतनी बड़ी बात नहीं है। वर्तमान यहाँ के लिए A इक्वल टू F अपॉन में क्यू नोट। देखिएगा, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F इन दोनों के मध्य लगने वाला बल है, क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश। फिजिक्स से सबसे इजी पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें वो जो सामने है उसको तो हमें कुछ करना नहीं, जो नहीं है उसे निकाल लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यू नोट परीक्षण आवेश ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसके बारे में भी कोई दिमाग नहीं लगाना। लगाना है तो किसके बारे में, F के बारे में। F क्या है, बल। किनके मध्य, दो आवेशों के मध्य। कौन से आवेश हैं, स्थिर आवेश है, साथ में बिंदु आवेश भी है। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल या दो बिंदु आवेशों के लगने वाले बल के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, चूंकि F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 का मान अपने पास प्लस Q है तो Q ले लिया, Q2 का मान अपने पास Q नोट हो तो Q नोट में कह सकता हूँ। ये अपने पास में मान किसने, कूलाम ने बताया था। तो यहाँ F का मान रख दें, तो यहाँ पे रहेंगे तब E इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखोगे, Q नोट अपॉन में
क्या बचता है, सॉरी अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो ऊपर वाले का मान, इंटू 1 अपॉन में क्या है क्यू नोट है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए का जो मान आता है अपने पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, चूँकि के इक्वस्ट होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नोट होता है, तो अपने पास मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इक्वस टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, MTR लगा लेना एटलीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि यहाँ पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा काम में आएगा, बार बार इस चैप्टर में भी काम में आने वाला है, इसके आगे अपने पास में इसका गाउसियन लॉ पढ़ेंगे वहाँ भी काम में आने वाला है, फिर पोटेंशियल में भी, विद्युत विभव में भी, नेक्स्ट चैप्टर में भी ये काम आएगा। तो इसलिए अपने को अच्छे से याद रखना चाहिए, एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट याद रख लें के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने मान छोटे होते जा रहे हैं। वहाँ पे पहले 2 क्यों थे बल में, अब बल से आप नीचे आए, ऐप से नीचे ई पे आए तो अपना एक आवेश और गया, थोड़ा आगे और जाएंगे तो आर का स्क्वायर भी चला जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं इस दूरी पे क्या निर्भर करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूरी आपने आर रख ली, इस दूरी पे क्या निर्भर करती है, तो ये वाला कांस्टेंट है, आवेश को मैंने समान रखा है तो वो राशि को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो इस टोटल कांस्टेंट को यदि हटा देता हूँ तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वायर। वेक्टर ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इनके मध्य एक ग्राफ भी खींच लेते हैं। ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार से, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दूरी r है और ये अपने पास में मुख्य अक्ष, तो एक आपको एक ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये ग्राफ डिपेंड करेगा इसकी घात पे, यदि घात 1 है तो थोड़ा सीधा हो जाएगा, फिर ये अपने कर्व में 3 हो जाएंगे तो और कर्व में आ जाएगा। देखिएगा जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जा रहा है, मैं ई का मान जैसे जैसे कम कर रहा हूँ आर का मान बढ़ता जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है ए का मान बहुत कम हो जाता है, आर अपने पास में पैरेलल होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आर का मान धीरे धीरे मैं कम करता हूं तो ए का मान बढ़ रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पे बात आ जाए अपने पास में, इसके अलावा भी यदि मैं कहूँ 1 अपॉन में आर स्क्वायर के बजाय डायरेक्टली आपके पास में आर स्क्वायर की बात करेंगे, तब भी स्थिति यहाँ पे कुछ चेंज हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जब फ्लक्स की बात करेंगे तो उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गई अपने पास में किसकी, एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। चलो एक बिंदु हो गई, अब क्या करते हैं, बिंदु 2 लेते हैं। चार्ज कितने लेते हैं, 2 चार्ज लेते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज लेंगे तब क्या स्थिति आती है, उसके लिए हम कुछ परिभाषाएं और कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। 2 बिंदु ले लिए मैंने, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश। 2 बिंदु आवेश लिए या 2 अपने पास में आवेश लिए। प्रकृति में आपने देखा होगा, 11वीं क्लास तक पढ़ा है अपने पास कि यदि डायपोल की बात की जाए, पोल की बात की जाए, पोल बोले तो ध्रुव, ध्रुव 2 ही होते हैं। जैसे मैं चुंबक ले लिया, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। नॉर्थ पॉजिटिव होता है, साउथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक चुंबक की तरह विद्युत में भी 2 ही आवेश हमने पढ़े हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस आवेश होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस आवेश होता है। यदि इसे मैं आपके ध्रुव कहूँगा तो एक प्लस का ध्रुव, दूसरा माइनस का ध्रुव।
और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तो इसको मैंने कोई नाम दे दिया क्या, द्विध्रुव। द्वि यानी दो, ध्रुव यानी ध्रुव, तो अपने पास क्या नाम दे दिया, द्विध्रुव। और ये आपके इलेक्ट्रिक की फील्ड की बात कर रहे हैं, विद्युत से संबंधित हैं, तो इनको नाम दे दिया विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि आवेश है, जहां आवेश है वहां विद्युत है, तो विद्युत अपने पास में है। तो देखेंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए तो क्या होगा आपके पास, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दो मैंने ले लिए, इनके बीच की दूरी मैंने रख दी, वैसे तो 2a दूरी बाद में बात करते हैं, वर्तमान में इसकी दूरी ले ली मैंने, कोई r दूरी पे रखा है। किस दूरी पे रखा है, r दूरी पे। रियलिटी में निर्वात में जो दूरी होती है ना, ये समथिंग 10⁻11 मीटर होती है, जो बहुत कम दूरी होती है। तो अब इसको देखो, इसकी परिभाषा तैयार करते हैं। जब दो ध्रुव निर्वात में एक दूसरे के अत्यंत निकट, जब दो ध्रुव निर्वात में एक दूसरे के अत्यंत निकट, जो परिमाण में समान, परिमाण क्या है, समान, तथा प्रकृति में विपरीत एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे जाते हैं, तो बनने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जब दो आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत एक दूसरे के अत्यंत निकट निर्वात में 10⁻11 मीटर पर रखें हो तो बनने वाली व्यवस्था ही विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में भी हमने चर्चा की थी, जब अपने पास में ग्रेविटी पढ़ रहे थे, गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उस टाइम में हमने बात की थी। आज फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे दो आवेश, वहाँ तो दो पिंड थे, यहाँ दो आवेश परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत हैं, एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे हुए हैं, तो बनने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये 1% आपको नहीं याद रहे, नोटिस नहीं करे तो भी चल जाता है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत कम जगह मिलेगी, बहुत कम लोग बताएंगे ये चीज़ मिलेगी आपको। तो ध्यान रखें, दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे के अत्यंत निकट, 10⁻11 मीटर में रखे हों, तो बनने वाली निर्वात में, लेकिन बनने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। जैसा नाम वैसा काम, द्वि यानी दो, ध्रुव यानी ध्रुव, अपने पास ध्रुव क्या होते हैं, विद्युत में आवेश, तो दो आवेश हैं, परिमाण में समान हैं, प्रकृति में क्या हैं, विपरीत हैं, बनने वाली व्यवस्था क्या कहला जाती है, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब ये है, अपने पास एक ध्रुव यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ये सीधी दूरी है, इनको मिलाने वाली क्या है, सीधी दूरी है। बोले तो क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। विस्थापन है तो मैं क्या कहूँगा इसको, एक सदिश राशि। कैसी राशि कहूँगा, सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। याद रखना, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। ये बात आ जाती है अपने पास में किसकी, विद्युत द्विध्रुव की। ठीक इसी से आगे बढ़ते हैं, अपने पास में जो आपकी डेरिवेशन में काम में आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। वह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P की बात करेंगे, वही काम पहले द्विध्रुव अवस्था में दो आवेश रखते हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा मैंने क्या रख लिया, माइनस क्यू आवेश। इनके मध्य की दूरी r दूरी। रियलिटी में इस दूरी को माना जाता है कितना, 2a दूरी।
कई जगह डिस्प्लेसमेंट विस्थापन डी भी मान लिया जाता है। कैलकुलेशन सही होने के लिए यहाँ पे 2a मान लिया, अन्यथा कई जगह सिर्फ और सिर्फ a भी मान लिया जाता है, कई जगह सिर्फ और सिर्फ r भी मान लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2a दूरी, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने क्या ले लिया 2a दूरी ले ली। एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु b है, और यहाँ पे कोई सेंटर बिंदु c लेते हैं तो आसानी से ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये वाला a हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा a। इसका इंपॉर्टेंस जस्ट आगे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी। यहाँ पे वही काम द्विध्रुव अवस्था में हमने रख दिया, कितनी दूरी पे 2a दूरी पे, जो बहुत कम दूरी है, अत्यंत निकट अपने पास में रख रहे हैं। निर्वात की यदि बात करें तो यहाँ पे तो 10 की पावर माइनस के 11 मीटर होता है। तो देखिएगा द्विध्रुव अवस्था में रखे आवेशों में से किसी एक आवेश का, ये p का जो मान होता है, किसी एक आवेश का परिमाण बोले तो क्यों n2 उनके मध्य की दूरी क्या 2a। द्विध्रुव अवस्था में रखे आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बस बाकी कुछ नहीं है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा अपने पास में लिख लेते हैं। ये भी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आगे की डेरिवेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। आगे अपनी समस्या अक्षीय स्थिति, इसकी निरक्षीय स्थिति या विश्व तल पे बात करेंगे, तब अपने पास में कई बातें समस्या बन के सामने आएंगी। तो देखिएगा परिभाषा की बात करते हैं इसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द्विध्रुव अवस्था में रखे आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही द्विध्रुव अवस्था में रखे आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समझ में आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश ले लिए, दो आवेश अत्यंत कम दूरी पे लगे हुए हैं जो परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत हैं। परिमाण में समान है तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव का ले चाहे नेगेटिव का ले, क्योंकि प्रकृति हम नहीं दर्शा रहे हैं तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आधार अपने पास किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A अपने पास में हो जाता है। यह आपका आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 2A क्या है, दूरी, अरे A दूरी है, 2A है, ये भी दूरी है, तो दूरी को किस में मापते हैं, मात्रक में। तो इसका अपने पास मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। कौन सी पद्धति में, वाई एसआई पद्धति में है, या इसे एमकेएस पद्धति में भी हम कह देते हैं। लेकिन एसआई पद्धति में एक दूसरा मात्रक और होता है इसमें, डी बाई, दुबई नहीं, डी बाई 1D इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है 2012 के बाद में। ध्यान रखना, एक डिबाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होते हैं, कंपटीशन में भी आ सकता है। तो बहुत सिंपल है, एक डिबाई, डिबाई किसका मात्रक है, द्विध्रुव आघूर्ण का। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, डिबाई कौन सी राशि का मात्रक है, उस राशि को परिभाषित कीजिए तथा उसमें
उस राशि को परिभाषित कीजिए तथा उसकी विमा लिखिए। ऐसे घुमा के अपने को सिंपल से दे सकता है। विमा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ भी तो नहीं है। विमा हम लिखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, कूलाम बोले तो आवेश की विमा AT, आवेश की विमा क्या होती है AT, और मीटर की विमा अपने पास में क्या होती है L, तो क्या हो जाएगी अटल। लेकिन ऐसे अपने को कभी बीमा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बीमा किस फॉर्म में मिलेगी आपको, यही बीमा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1, a की पावर 1, इस प्रकार से इसकी क्या मिलेगी आपको बीमा। तो अपने को सिंपल से याद रह जाएगी अटल, तो हम याद रख लेंगे भाई हाँ अटल अपने को याद है, तो सिंपल से अपने पास में बीमा हो जाती है। ये वाली बात आ गई किसके, द्विध्रुव आघूर्ण की बात आ जाती है। अब बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ प्रयोग अपने चलेंगे, अनुप्रयोग जिसे मैं कह सकता हूँ, एप्लीकेशन जिसे कह सकता हूँ, उनके बारे में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब तक हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात की वो एक बिंदु आवेश के लिए। अब अपने पास में कितने बिंदु हो गए, 2 बिंदु आवेश। 2 बिंदु आवेश होते ही क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव के बाद में अब क्या आ गई, द्विध्रुव आघूर्ण की बात आ जाती है। तो देखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित क्या क्या बातें हैं। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति की अगर बात करेंगे तो मैं बात करता हूँ, ये वाले अपने पास में क्या है, कोई डाइपोल है, प्लस क्यू आवेश ले लिया मैंने, माइनस क्यू आवेश ले लिया। तो इस अक्ष के ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु भी ले सकता हूँ, या मैंने क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, किधर भी ले सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा मेरे पे लेने वाले पे, इधर ले लिया या फिर इधर। तो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दूसरी स्थिति आती है निरक्षीय। ये प्लस क्यू आवेश, ये वाला आपका माइनस क्यू आवेश, ये डाइपोल मैंने ले लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसकी निरक्षीय या विस्तृत रेखा की बात की जाए तो इसकी अक्षीय स्थिति को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा। और इस यहाँ पे कोई बिंदु पे ले लिया, फिर यहाँ पे बिंदु भी ले सकता हूँ। तो इनके इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण भी, दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसको जोड़ दो, अपने पास में इसकी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। यहाँ भी इसके कारण आएगी, A1 ले लिया, इसके कारण मैंने A2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली, दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसको जोड़ दो, अपने पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल मान आ जाएगा। ये बात करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।